नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यह सेट नंबर 12 है। हम लोग इससे पहले 11 कर चुके हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। साइंस MCQ करके प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप पहली बार भी चैनल पर आए हैं तो पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न करते हैं कि जब तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग ... कम हो जाती है। कितना कम होती है? ऑप्शन ए 3/4, आधी 1/4 और ऑप्शन डी आपके पास बचा हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे? आप पढ़े होंगे कि ये जो करेंट है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैं पहले बता देता हूँ एक प्रतिरोध के बारे में कि ये प्रतिरोध R बराबर क्या होता है कि L/A। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल नहीं है, मैंने ये लगा दिया रो। ठीक है, यदि तार की लंबाई अगर हम 2 गुना कर दें, ये L जो है ये क्या हो जाए 2L हो जाए। जब ये 2L होगा मेरे भाई तो पक्का है कि R भी 2 गुना होगा। R 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध भी क्या हो गया 2 गुना हो गया। इतना क्लियर है ना। और एमीटर रीडिंग क्या होता है? विद्युत धारा को नापता है। तो हम पढ़े हैं V बराबर IR। तो यहाँ से अगर हम I और R में रिलेशन देखें मेरे भाई तो I बराबर V/R। ठीक है ना। अगर V वोल्टेज को हम अगर कांस्टेंट मान लें तो आप रिलेशन देख पा रहे हैं कि 1/R। I और R में उल्टा का रिलेशन है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर R बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? कम होगी। पक्का है ना। और R अगर कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई 2 गुनी हो रही है। लंबाई 2 गुनी हो रही है मतलब यह प्रतिरोध भी 2 गुना हो रहा है। बात समझ में? जब प्रतिरोध 2 गुना होगा तो यह क्या हो जाएगा? धारा आधा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ और समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है जिसमें गंध आता है, मतलब सुगंध की बात कर रहा है। ठीक है, एक है हल्दी, साबुन, गुलाब और लौंग। अब देखिए क्या है कि बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गंधीय सूचक से गुलाब को लगा देंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? लौंग। आपके लिए आश्चर्यजनक वाला प्रश्न है कि नहीं? तो लौंग एक गंधीय सूचक है, आपको आज के बाद याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, लौंग कैसे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब सूचक की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के सूचक आपको मिल जाएंगे। एक तो होगा प्राकृतिक सूचक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राकृतिक सूचक, ठीक है, और एक होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, और एक होता है गंधीय सूचक या गंध सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक सूचक में हम किसको किसको रखते हैं? तो आपको याद रखना है लिटमस। देखे होंगे कि लिटमस से हम अम्ल क्षार का पता करते हैं, इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। ठीक है ना। हल्दी, हल्दी क्या है? ये भी एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी में अगर क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। सब्जी वगैरह गिरा होता है तो आप देखते हैं कपड़ा जब साफ करते हैं तो वहाँ पर रेड स्पॉट हो जाता है। प्राकृतिक सूचक हो गया। कृत्रिम सूचक क्या होता है? जिसे हम बनाते हैं, मेथिल ऑरेंज।
ठीक है ना। फिनोप्थेलीन ये क्या है, कृत्रिम सूचक है, इससे भी हम अम्ल और क्षार का पता करते हैं। और एक होता है गंधीय सूचक, जैसे लौंग हो गया, लौंग का तेल निकालते हैं, प्याज हो गया, प्याज भी क्या सूचक होता है और कैसा सूचक होता है, गंधीय सूचक। तो आपको याद रखना है ये क्या होता है, गंधीय सूचक, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक में गुलाब भी आ जाएगा, हल्दी भी आ जाएगा, कृत्रिम सूचक में साबुन आ जाएगा, ठीक है ना। साबुन कृत्रिम सूचक में नहीं आएगा, बल्कि ये क्षार है, तो इसको मत लीजिएगा, ठीक है ना, मुझसे बस निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न न्यूमेरिकल से है और वो प्रश्न है हमारा कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स का मतलब है मीटर प्रति सेकेंड, से 17 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। यहाँ त्वरण कितना है, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण निकालना होगा। ए बराबर वी का वैल्यू कितना है 17 और यू का वैल्यू कितना है 5। देखिए 5 से 17 हुआ है, ठीक है ना, कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में, ठीक है। तो 12 जब 6 लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे भाई, त्वरण, याद रह जाएगा, ये निकालना आसान है। और बताइए एम का वैल्यू दे दिया है 100 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछ रहा है वस्तु पर लगाए गए बल का मान बताइए, तो एफ बराबर एम ए पढ़े हैं ना, 100 इंटू 2 करेंगे 200 न्यूटन आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाली बात, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रश्न आप लोग पूरे सेट में करते आए हैं और कर पाए भी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है। रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ते रहिएगा। हमने बताया था कि ठोस में सबसे तेज, फिर उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में। तो आपको पता है ये क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम में चलता ही नहीं है ध्वनि, क्यों, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और खालीपन, शून्यता, खालीपन का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता। तरल में, गैस में, ठोस में, तभी हमने बताया कि ठोस में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। अगर यही वैक्यूम, इसी को निर्वात भी कहते हैं, अगर पूछे तो याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किसकी चाल, प्रकाश की, जबकि ध्वनि निर्वात में या वैक्यूम में नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो। अब देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। जिंक ये हो गया और कॉपर सल्फेट ये हो गया। इसमें आपको बताना है कि क्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखते हैं कि जेड का स्थान कॉपर से ऊपर है और हमें पता है कि ऊपर वाला अपने से नीचे वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु, मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर जिंक होगा, ये जिंक सल्फेट ये है, इस तरीके से बोला है, और ये कॉपर मिला दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए कॉपर जब रिएक्ट करेगा इससे तो क्या कॉपर सल्फेट बन पाएगा और Zn बाहर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो जिंक है कॉपर से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और कभी भी नीचे वाला ऊपर को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करता। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो हम गुणसूत्र से पता कर सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो यहाँ पर पुरुषों में आपको याद रखना है वायु गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। अगर एक्स है तो क्या है, गर्ल, लड़की, या हम कह सकते हैं फीमेल, और XY है तो उसे हम कहेंगे बॉय या कह सकते हैं मेल। याद रह जाएगा आपको,
ठीक है ना। तो एक्स एक्स गुणसूत्र लड़कियों का होता है और एक्स वाई पुरुषों का। क्लियर है। तो वाई गुणसूत्र हम कहेंगे पुरुषों में पाया जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें 23 जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो याद रखिएगा, जो होता है तो इस तरीके से होता है 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। तो यही एक्स एक्स जो है लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। इसमें क्या होता है, पुरुष का एक्स वाई इसके एक्स एक्स से जब मिलता है तो क्या बन सकता है, इससे लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। तो कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि लड़की का जन्म फीमेल की वजह से होता है, बल्कि मेल के गुणसूत्र के कारण लड़कियों का जन्म होता है। क्लियर रह जाएगा। पूछा था इसमें से कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कार्य होता है यदि बल है, घर्षण है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो आप पढ़े होंगे W बराबर एफ एस या एफ डी, जहाँ पर एस या फिर डी लिखते तो ये होता है विस्थापन। तो कार्य तभी होगा जब बल हो, है कि नहीं। बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए तभी कार्य होता है। तो इसमें केवल और केवल बात कहा है कि कार्य होगा। तो मेरे भाई, अगर हम इस तरीके से देखें तो बल रहेगा तो भी कार्य नहीं होगा, घर्षण भी एक प्रकार का बल ही है, और शक्ति और ऊर्जा में यही दोनों में से आंसर होगा। तो आपको पता है कि कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, इसीलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कार्य तभी होगा जब क्या हो, ऊर्जा हो। जब आप में ऊर्जा ही नहीं हो या किसी पिंड में ऊर्जा ही नहीं है तो कार्य कभी होगा ही नहीं। देखिए, अगर इसी को कह देता है कि कार्य होता है यदि बल एवं विस्थापन, ऐसे करके लिखा रहता और ऊर्जा नहीं देता या ऊर्जा देता भी, तो भी हमें ऑप्शन ए लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से दिखा दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा दे दिया है और यहाँ पर केवल बल दिया था, इसलिए हमें ऊर्जा को टिक करना पड़ा, जो कि सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, क्षमता, है ना। तो क्षमता P बराबर W/T। ठीक है। और ये क्षमता आता कहाँ से है, तो आप कहेंगे कि सर ऊर्जा से आता है। कहाँ से आता है? ऊर्जा से। ठीक है। तो यहाँ पर कार्य होगा यदि ऊर्जा हो। ये सवाल, ये प्रश्न है, फंसाने जैसा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक हैलोजन है। कौन एक हैलोजन है? मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, क्रिप्टन अक्रिय है। तो यहाँ पर सी क्या है? हैलोजन है। हैलोजन में कौन कौन आता है? फ मतलब एफ, फिर कल बाहर आई आंटी, आई आंटी। तो ये 80 को छोड़ दीजिए। ये देखिए, मतलब इसी ग्रुप में ये सभी हैलोजन के तत्व हैं। तो आपको याद रखना है फ्लोरीन आए, क्लोरीन आए, ब्रोमीन आए, आयोडीन आए, ये सब क्या हैं? आपके एक हैलोजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये याद रखिएगा 7th ए में है, 17वें ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? 17वें ग्रुप में या 7th ए में। पी ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। आपको आवर्त सारणी अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो कई बार पूछ चुका है और यह भी पूछ दिया रिपीटेड में। तो चमकदार वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं
या प्रदीप्त वस्तुएं, कुछ भी पूछे ये होता है जो स्वयं उत्पादित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Cl। ठीक है ना। देखिए वास्तव में तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव तो वो होता है फ्लोरीन, ठीक है ना, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला होता है क्लोरीन। लेकिन इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो आप कहेंगे क्लोरीन। इस ऑप्शन के अनुसार चारों ऑप्शन में क्लोरीन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अगर पूछे सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन है तो फ्लोरीन। ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं दिया है तो हमें क्लोरीन लगाना पड़ गया, ठीक, क्योंकि ये धातु है और ये अधातु है। परंतु आप देखेंगे आवर्त सारणी में यह 16वें वर्ग में है और ये 17वें वर्ग में है। और हम पढ़े हैं कि बाएं से दाएं जैसे जैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वैसे याद रखना है आपको, फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व। इलेक्ट्रॉन बंधुता जब पूछे तो सबसे अधिक होता है क्लोरीन का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मतलब किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है, ये दिया है। तो ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमा। तो याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आप कहिएगा होमवर्क 11 या फिर पूरा लिखिएगा, ऊतकों के अध्ययन को ये कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं वह आप बताएंगे, ठीक है ना। का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से कह दूं, ये एक बांध है, ठीक है ना, ये इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा है। तो इस बांध में आपको क्या दिख रहा है, ये हाइट दिख रहा है, गहराई दिख रही है। क्लियर है ना। गहराई जब दिखेगी तो इसमें क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, जी आ गया और एच आ गया। अच्छा, इसका कुछ घनत्व होगा इस पानी का, तो डी हो गया, डेंसिटी एच डी जी। यह स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। हम लोग पढ़े हैं mgh ऐसे करके पढ़े हैं ना। तो याद रखिएगा आप, बांध में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कक्षा 10 का जब पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया है, 11-12 में पढ़ेंगे तो भी दिया है, हमें लगता है कक्षा 8 में भी यह दिया है। तो याद रखिएगा, निकेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे क्या पता चल रहा है कि आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण एक चैप्टर है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आधे घंटा का वीडियो मिलेगा, किसी का भी देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रटने वाला है क्योंकि ये रिएक्शन देगा और उस रिएक्शन में क्या होगा, एक उत्प्रेरक ऊपर लिखा रहेगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, ये हो गया वनस्पति तेल, ठीक है मेरे भाई, एरो लिख दिया, यहाँ पर लिख देगा निकेल। ये क्या है, निकेल जो है उत्प्रेरक है। अब क्या बन जाएगा, वनस्पति घी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो निकेल है वो कैटलिस्ट है, मतलब उत्प्रेरक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान ... होता है। तो अभिभावक का क्या योगदान होता है, तो उसके जो वंशाणु होते हैं, वंशाणु को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं।
जिनका आधा भाग होता है। याद रह जाएगा, जान लीजिएगा कि जो अभिभावक का योगदान होता है यौन प्रजनन में, जिनका आधा भाग होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या याद रखना है? आधा भाग होता है। क्लियर है? देखिए, आपको उत्प्रेरक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव प्रजनन वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल और फीमेल दोनों का ही आपको पढ़ना है, ताकि आपका जो प्रश्न है एक भी ना छूटे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बन रहा है प्रश्न अच्छे से। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। देखिए, कह रहा है 1 2 3 कक्षा है और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए और कक्षाएं भी 1 2 3 होनी चाहिए। देखिए, आर्गन ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये 36 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये 10 है और ये 54 है। 16 की तरह दिख रहा है, ये 10 है और ये 54 है। देखिए मेरे भाई, जैसे ही 18 वाले के करेंगे तो 2 8 और 8, ठीक है ना? लेकिन अब 36 वाले के करेंगे तो 2 8 18 8 आ जाएगा। देख रहे इसमें 4 हो गया, 1 2 3 4, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आंसर तो आपको पता हो गया कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब 99 का करेंगे तो 2 और 8 होगा, है तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही कोष आ रहे हैं, 2 ही कक्षाएं आ रही हैं। इनमें करेंगे तो 2 8 18 18 8, इसमें 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद भी रखना है। अगर आप मन से पढ़ लिए परमाणु संरचना चैप्टर, जिसमें कि आवर्त सारणी आता है, तो आपके हर एक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बनने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? अब देखिए, भार पूछा है, वेट बराबर हमने क्या सीखा है, mg। अब देखिए क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 20 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो मेरे भाई ये लिख दिया और ये दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, ठीक है ना? एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 196 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वेट एक प्रकार का बल ही होता है, भार एक प्रकार का बल होता है। क्यों पढ़े हैं? F बराबर ma, ये त्वरण है ना, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है बस। तो 196 न्यूटन, तो भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। बेहद आसान प्रश्न था, आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा है, डेजी, गाजर, लहसुन और गुलाब। तो इसका सही आंसर है लहसुन। ठीक है ना? अब देखिए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री मैंने कई बार पढ़ाया है, मतलब बहुत पढ़ाया नहीं है, एक्सप्लेन केवल किया है हल्का फुल्का, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आप जब पढ़ना शुरू करें तो 9-10 NCERT एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है, मैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को बार बार पढ़ाया हूँ। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। हमने एक चने का एग्जाम्पल ऐसे करके दिया था कि चना है, चाहे कोई भी बीज हो, उसको जब तोड़ेंगे तो 2 पार्ट अगर हो जाते हैं उसके, तो समझिए कि क्या है, द्विबीजपत्री है। ठीक है ना? उनके पत्तों का पहचान क्या होता है, ये है, ये देखिए, ये जो है, ये इस तरीके का जो पत्ता रहता है जिसमें ना, वो क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। और जिनमें केवल इस तरीके से रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता, तो वो एक बीजपत्री होता है। तो आप गाजर देखेंगे, डेजी एक फूल का है, गुलाब देखेंगे तो आपको ऐसी ही पत्तियां मिलेंगी। अगर लंबी भी पत्तियां हैं तो इसमें ऐसे ऐसी संरचनाएं मिलेंगी, शाखाएं मिलेंगी। लेकिन लहसुन में ऐसी शाखाएं नहीं मिलेंगी। तो उस पत्ते से भी आप पहचान कर सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखिए, मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या है। जैसे यहीं से है, ये एक समतल है और ये हम ऊंचाई ले ली है आसमान में। अगर यहाँ से हम मुक्त रूप से छोड़ दें तो बताइए क्या बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। क्लियर रहेगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का, ऐसा प्रश्न कई बार कर चुके हैं, तो रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं तो समझिए आपको वो रटा जा रहे हैं। ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर के क्या बनाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए, मुक्त रूप से छोड़ने की बात कही गई है, इसलिए हमने क्या कहा है? गतिज ऊर्जा का है, क्योंकि इसमें गति आ जाएगी। ठीक है ना। अगर हम केवल ये कहते हैं कि एक पिंड जमीन पर है, अगर उसको इस ऊंचाई से छोड़ा जाए तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, तो ऊंचाई की जब बात आ जाएगी कि इस ऊंचाई पर इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, इस ऊंचाई पर कम, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन कहा है कि बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे वो गतिज ऊर्जा है। अगर ये कहता है कि इतना मीटर की ऊंचाई है और ये ज़्यादा मीटर है, मानकर ये 5 मीटर या 6 मीटर, किस में अधिक ऊर्जा होगी? तो 6 मीटर में होगी। और कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले वे फूल जाते हैं जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो क्या प्रवाहित होता है? पानी, एंजाइम, रसायन और हार्मोन। क्या होता है भाई? तो आपको याद रखना है कि गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होता है। ठीक है ना। जब पानी प्रवाहित होता है तो वे क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है ना, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब देखिए क्या है इसका एजेंट, कहेंगे क्लोरीन है। क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब कोई कहेगा सर कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें से तो कोई दिया ही नहीं, ना कैल्शियम है ना ऑक्सीजन है। लेकिन आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये चूना मिल जाता है, CaOCl2। इसका वास्तविक फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, CaOCl ब्रैकेट्स क्लोज Cl। ठीक है, तो CaOCl2 ही है ना, तो याद रखना है आपको। कोई दिक्कत इसमें? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है भाई? तो आप कभी कभी देखेंगे बरसात के मौसम में गांव में कुएं में यह डाला जाता था पानी को साफ करने के लिए, मतलब यह कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना। और याद रखिएगा क्लोरोफार्म के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? एक और काम में आता है, जैसे कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो भी हम ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो रंग जो दाग लगा है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो कभी आपसे पूछ दे कि रंगीन कपड़ों पर रंग उड़ाने में, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि 23.3 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या क्या होगी? फिर से प्रश्न आ गया। तो अब हमने कहा था आपको कि आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है और एक ही उसका परमाणु भार है ना। हीलियम का 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। लिथियम का 3 होता है और इसका परमाणु भार 7 होता है। ऐसे करके हमने कहा कम से कम आप 30 तक याद कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। 30 तक, 20 तक तो याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक होता है, कर लेंगे। बाकी 21 से जो 30 तक है उसको आप एक बार मेरे कहने से याद कर लीजिएगा ताकि हेल्प हो जाए।
और मैं ये बता दूं, अगर पूरा याद नहीं करना है तो याद रखिएगा कि देखिए क्या क्या ज़्यादा आता है। क्रोमियम का याद रख लीजिए, मैग्नीज का याद रख लीजिए, आयरन का रख लीजिए, इसके अलावा निकल का रख लीजिए, कॉपर का रख लीजिए और जिंक का रख लीजिए। याद रखना है आपको। कोबाल्ट का तो शायद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, कम से कम आपको इतना याद करना होगा, रटना होगा। तो यहाँ पर अब हमें थियरी पढ़ाना नहीं है, तो मैं बस केवल इसको हल कर देता हूँ कि जिंक का होता है 30 परमाणु क्रमांक, जबकि इसका द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 65.38 होता है। ठीक है, तो हम 65.5 भी लिख सकते हैं, 65 ही केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए मोलों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया गया है, द्रव्यमान की संख्या m बटे अणु भार, मतलब हम ये लिख सकते हैं m मतलब ग्राम में, ठीक है, और ये w मतलब अणु भार। क्लियर है मेरे भाई, ये क्या होता है, अणु भार, इसी को हम परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, जब किसी यौगिक के बारे में बात करते हैं तब इसका कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 23 ग्राम दिया है, 23.3 ग्राम बटे 65.38। ठीक है, परमाणु भार। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 23 दूनी 46, मतलब आधे से भी कम आएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं कभी भी जीवन में। ठीक है, और इतना कम नहीं है कि 1/4 के आएगा, या तो 3/7 आए या तो 3/5 आए। तो अब भाग देने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा, आप देखिए इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर जैसे ये हो गया तो आप क्या करिए, इसको डिलीट करिए। जल्दी करने का तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ, उसको डिलीट करिए। अब क्या है, ये 0 पॉइंट में जब जा रहा है तो ये हम डिलीट कर दिए इसको। अब 65 से कितनी बार करें, 3 बार तो पक्का जाएगा। ठीक है, अब हमें 5 या 7 में ही देख लेना है। तो देखिए 3 ये 233 है, 5 3 15 और 6 3 18 19, तो 95 हो गया। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से कितना आ जाएगा भाई, 5 बार ले जाएं तो 6 5 30, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपको भाग करना होगा, ये दोनों इतना नज़दीक दे दिया ऑप्शन, वरना हम अप्रॉक्स मेथड से भी हल कर सकते थे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के सेशन में टोटल 21 प्रश्न हैं, और यह किस परीक्षा में पूछा गया है तो मैंने बता दिया आपको कि 26/9/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी के सभी प्रश्न हैं आए हुए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।